सो सीधे मुद्दे पे आते हैं कि ये पूरा कॉन्फ्रेंस जो है उसका मेन फोकस है कि प्लैनेट को सस्टेन करना है, प्लैनेट के लिए नहीं, हमारे लिए और बाकी जीवों के लिए भी। ओके, तो ये एक क्राइसिस रेस्पॉन्स एंड ट्रांजिशन, ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का कारण ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि इकोलॉजिस्ट जो है इकोनॉमिस्ट से बात नहीं कर पाता इस मुद्दे पर, और इकोनॉमिस्ट और इकोलॉजिस्ट दोनों टेक्नोलॉजिस्ट से बात नहीं कर पाते। और इसमें मैं एक फ्रेम और भी ऐड कर सकता हूँ कि स्पिरिचुअल धारा से भी जो आते हैं वो भी जो है बाकी तीनों से शायद बात नहीं कर पाए कि मुद्दा क्या है। तो कोशिश ये है कि ये एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है, सेंस मेकिंग फ्रेमवर्क है। इसका मतलब हम इस मुद्दे के बारे में, ये एकदम कॉम्प्लेक्स इशू है, ये कोई सिंपल एथिकल इशू नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल रिस्क, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। इसका मतलब ये हमारी भविष्य और सभी के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह है, सभी जीवों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये कोशिश ये है कि पहले तो हम जो है कम समय में सभी धाराओं से लोग जो है इस सिचुएशन को समझ पाए एक तरीके से, फिर बातचीत हो सकती है कि इसके बारे में जो है किया क्या जाए। अक्सर बात पहले पर अटक जाती है कि हर कोई अपनी धारा का अजम्पशन लेकर आता है और फिर उसी में फोकस हो जाता है। तो दिस इज एन एफर्ट टू ट्राई टू फर्स्ट प्रेजेंट देयर आर हाउ मेनी डायमेंशंस टू दिस क्राइसिस। उसके बाद दैट इज द क्राइसिस पार्ट, व्हाट इज ग्लोबल क्राइसिस, मैं उसको डिफाइन करूंगा। उसके बाद हमारे पास रेस्पॉन्स में कितने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें मेन स्ट्रीम ऑप्शंस क्या हैं और डिज़ायरेबल ऑप्शन क्या हो सकता है, और आखिरी है ट्रांजिशन, हम यहाँ से वहाँ का फासला कैसे तय कर पाएंगे। ओके, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होलिस्टिक फ्रेमिंग है, तो थोड़ा फास्ट जाऊँगा और डाउट्स हैं तो हम बाद में इसको ले सकते हैं ब्रेक में। तो मैं प्रेजेंटेशन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो है ये ह्यूमैनिटी की फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री को लेकर हमारे पास आज की तारीख में 4 ऑप्शंस हैं कि हम किस दिशा में जा सकते हैं। तो जो आप पहला वाला देख रहे हैं, जो रेड लाइन है, वो टेक्नो एक्सप्लोजन की बात कर रहा है। मतलब हम यहाँ तक जैसे पहुँचे हम आगे भी वैसे ही बढ़ते जाएंगे। दिस इज़ दी टेक्नो मतलब कह रहे हैं कि हमारा विकास जो है इसी आधार पर आगे भी होगा। इट्स अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द फ्यूचर, और टेक्नोलॉजी जो है वो ये सब संभव कर देगी, ये ऐसी मान्यता है। जो दूसरी धारा है वो टेक्नो स्टेबिलिटी की धारा है। वो ये कहती है कि हम जो है करंट लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ग्लोबल लेवल पर मेंटेन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी और मार्केट की मदद से फॉर एवर। ओके, तो वो फ्लैट लाइन दिख रहा है आपको कि हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। रिच कंट्रीज जो उनसे थोड़ा कम कर लेंगे और बाकियों में बांट देंगे, ये ऐसी वाली धारणा है। करंट आज की तारीख में ग्लोबल कंसेंसस जो है वो कहीं ना कहीं बिटवीन दिस रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन है कि हमारा जो फ्यूचर होगा, थैंक यू, इन दोनों में से किसी एक के बीच में होगा। और 2 ट्रेजेक्ट्रीज पॉसिबल है। वो एक है क्रिएटिव डिसेंट, मतलब जो है आप ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारा वेल्थ का लेवल है, ग्लोबल जीडीपी या ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर है। तो थर्ड डायमेंशन है वो क्रिएटिव डिसेंट का है कि वो हम कह रहे हैं कि हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो कम कर सकते हैं बड़ी तेज़ी से आने वाले 2 दशक के अंदर, और उसके बाद हम स्टेबल हो सकते हैं। और एक आखिरी पैरामीटर है वो सोसाइटल कोलैप्स का पैरामीटर है। वो ये पैरामीटर ये कहता है कि हम जो है समय से पहले कुछ नहीं करेंगे, ग्लोबल लेवल पर 800 करोड़ लोग मिलकर कुछ तय नहीं कर पाएंगे और अब्रप्ट अचानक से कोलैप्स होगा। सो मैं अपनी बात जो है ये 3rd and 4th ट्रेजेक्ट्री के बीच में रखने वाला हूँ। तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा रिसर्च ये कहता है कि देयर इज़ अ गुड चांस कि हम जो है इसके बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को पाएंगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो इसमें मैनेज्ड कोलैप्स है जो एनर्जी डिसेंट है, और वर्स्ट केस सिनेरियो जो है हम अनप्रिपेयर्ड बिना तैयारी के उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। तो जब हम कोलैप्स कह रहे हैं, आप देखिए प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी का प्रॉस्पेरिटी लेवल और कोलैप्स, हम ये कह रहे हैं कि रातों रात जो है वी डिसेंड टू प्री इंडस्ट्रियल सिचुएशंस। ओके, अब मैं बात ब्रीफली आगे बढ़ाता हूँ। तो क्राइसिस क्या है, ये एक तरीका है बात को समझाने का। ये एलिफेंट एंड द 6 ब्लाइंड मैन का फेमस पैरेबल है, जो बेसिकली इन शॉर्ट ये कहता है कि हर कोई जो है हाथी को अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर रहा है। अंधा है, 6 अंधे डिस्क्राइब कर रहे हैं,
लेकिन 6 जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो मिलकर भी जो है एक हाथी को डिस्क्राइब नहीं करते। तो ग्लोबल क्राइसिस आज की तारीख में ऐसा एक फिनोमिनन है जिसको सब लोग अलग अलग, यहाँ पर आप देखिए पीक ऑयल और क्लाइमेट चेंज, ऐसे 50 तरीके से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी डिसिप्लिन के हिसाब से, लेकिन पूरा एलिफेंट जो है वो इसमें से एक भी नहीं है। पैंडेमिक वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हमें मौका मिला कि हम जो है समझ सके कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई एक छोटा प्रॉब्लम नहीं है, और पूरा एलिफेंट जो है उसको मैं ग्लोबल क्राइसिस के नाम से यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, बट इट इज सम टोटल इज मच मोर देन द इंडिविजुअल। फिलहाल जो मेन स्ट्रीम कंसेंसस है आज की तारीख में, जो एनवायरमेंटलिज्म के नाम पर जो भी हो रहा है दुनिया की सरकारें या इवन यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर, ये मैंने एक सिंपल डायग्राम बना के जो है ये बात सामने रखने की कोशिश की है कि एक्चुअली आज हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है बीच में जो है रेक्टेंगल है वो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। वो एक बड़े, अब उसको एक बड़े मशीन के रूप में इमेजिन करें। ये मशीन क्या करती है, ये नेचर को कमोडिटीज में कन्वर्ट करती है, प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज में कन्वर्ट की। तो जब तक ये मशीन चलती रहेगी तब तक जो है नेचर इकोसिस्टम्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ओके, अब आप देखिए उसके राइट साइड में है प्लैनेट, और प्लैनेट की कुछ बाउंड्रीज हैं, वो जब क्रॉस होता है हम उसको प्रलय कह ले, हम एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन कह ले, बायोस्फेरिक कोलैप्स कह ले। अब ये है फैक्ट। लेफ्ट साइड में आप देखिए कि वहां पर मैंने बनाया है ऊपर, ये पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आज जो है फॉसिल फ्यूल से पावर्ड है, उसको एनर्जी देती है फॉसिल फ्यूल, मेजॉरिटी 85%। तो आज की एनवायरमेंटलिज्म ये कह रही है कि हमारी दिक्कत जो है ये इकोनॉमी नहीं है, ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन नहीं है, ये कोई जो है एनर्जी सोर्स है। तो आप एनर्जी सोर्स को जो है बदल कर रिन्यूएबल कर दीजिए, सोलर विंड कर दीजिए, या आप कोल्ड फ्यूजन कह दीजिए। तो आप सब लोग इस डायग्राम को देखिए और ये कहिए कि इससे कोई फर्क गिरता है क्या? एनर्जी सोर्स बदल जाने से क्या होगा? इकोनॉमी वही चलती रहेगी और प्लैनेट को जो नुकसान होना है वो तो होता ही रहेगा। तो आज एनवायरमेंटलिज्म का मतलब एक ही है कि आप अपना निवेश जो है फॉसिल फ्यूल से हटाकर रिन्यूएबल में कर दीजिए। तो दुनिया की जो सरकारें ये काम कर रही हैं, जो एनजीओ ये काम कर रहे हैं, वो ग्रीन है, बाकी सब जो है ब्लैक है। प्रॉब्लम को या बीमारी को आप जिस तरह से डायग्नोज करोगे, ट्रीटमेंट वैसा ही होगा। ऐसे डिफाइन करेंगे तो हमारी सारी ऊर्जा लग जाएगी, सारे पैसे लग जाएंगे, रिन्यूएबल करने में लग जाएंगे, लेकिन उससे जो है एनवायरमेंटल ओवरशूट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो ये एक ऐसी रेस है जिसमें हम दौड़ तो रहेंगे, जीत भी गए तो भी हारने वाले। तो प्रॉब्लम गहरा है, तो उस पर बात करते हैं। सो व्हाट इज ग्लोबल क्राइसिस? तो मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल क्राइसिस जो है इट्स एन इमर्जेंट फिनोमिनन फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगर्स। ये एक इमर्जेंट फिनोमिनन है, इस सब के मिलने से कुछ बनता है, ये वो फिनोमिनन है। ओके, और ग्लोबल क्राइसिस एक रिस्क की तरह मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल क्राइसिस दो लेवल पे देख रहे हैं। पहले तो है कि इमीडिएट, इनएविटेबल, अब्रप्ट, इनवॉलेंटरी सोसाइटल कोलैप्स। हम ज़्यादातर लोग एनवायरमेंटल ब्रेकडाउन की बात कर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी कुछ दशक दूर की बात है, और हमारा नसीब अच्छा रहा तो 100 साल के बाद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वी आर इमीडिएटली फेसिंग अ रिस्क ऑफ सोसाइटल कोलैप्स। ग्लोबल इकोनॉमी ढह जाएगी, इसी को हम कहते हैं फेल्ड स्टेट्स। दुनिया में आज भी कुछ फेल्ड स्टेट्स हैं, तो हमें लगता है श्रीलंका में हुआ तो हमारे वहाँ नहीं होगा। हम में और श्रीलंका में कोई विशेष अंतर नहीं है, वो भी 85% ऑयल इंपोर्ट करती है, हम भी करते हैं। उनका परिवार छोटा है, हमारा बड़ा है, हमारे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, परिवार भी बड़ा है, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं होगा, ऐसा कहना गलत होगा। सिचुएशन एक बिल्कुल वैसे ही है। फाइनेंशियल क्राइसिस से शुरू होता है, फिर वो एनर्जी क्राइसिस बनता है, फिर पॉलिटिकल, एंड उसके बाद जो है अगर, तो आप ये समझ लीजिए श्रीलंका में अब हो रहा है तो पूरे विश्व में फिलहाल स्टेबिलिटी है, तो श्रीलंका को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर सब जगह एक साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा? उस वक्त कोई किसी को संभालने नहीं आ सकता। तो सोसाइटल कोलैप्स हमारे हिसाब से जो है ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई भी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फंक्शन नहीं करेंगी। इसका मतलब स्टेट, मिलिट्री एंड मार्केट्स दोनों, आज की तारीख में स्टेट और मार्केट दोनों हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं।
कोलैप्स एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर दोनों भी बेकार हो जाते हैं, उसके बाद जो बचता है किसी और व्यवस्था को टेक ओवर करना पड़ेगा। सो कोलैप्स में इसको इन शॉर्ट ये कह रहा हूं, इसको विजुअलाइज आप ऐसा कर ले। ऐसा सिचुएशन हमने आज तक इससे पहले वैश्विक स्तर पर कभी नहीं किया है, और किसी भी मनुष्य ने इस तरह की सिचुएशन इसके पहले कभी नहीं फेस की है, क्योंकि इसके पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे फैसले पर धरती का फ्यूचर डिपेंड हो। इतनी ताकत हमारे पास पहले कभी नहीं आई। तो थोड़ा हमें अपने प्रति सिंपथाइज भी करना चाहिए। इट्स अ यूनिक प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। किसी एक को या किसी एक एंटिटी को ब्लेम करने से कुछ खास हासिल नहीं होगा। हम यहाँ पर आज है, ये सत्य है, ये रियलिटी है। सो बेसिकली ग्लोबल क्राइसिस जो है, इसको मैंने जो है मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क में एनालाइज किया है, और इसके बेसिकली 4 पहलू हैं। एक एनर्जी और इकोनॉमी का पहलू है, तो मतलब एनर्जी एंड इकोनॉमी की सिचुएशन ट्रिगर कर सकती है। दूसरा है सिविलाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, उस पर मैं आऊँगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इतना फेमिलियर नहीं होता है, मैं उस पर आऊँगा। हमारी सिविलाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप में एक ट्रिगर है। तीसरा है इकोलॉजिकल ओवरशूट। मैंने जो प्लैनेट के बाउंड्रीज की बात आपसे की वो है इकोलॉजिकल ओवरशूट। और लास्ट है डुअल यूज एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज। तो ये हमारे तरफ 4 मिसाइल्स आ रहे हैं, और इसमें से जो है अगर हमें सिविलाइजेशनल कोलैप्स या बायोस्फीयर कोलैप्स अवॉइड करना है, तो हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको इन चारों को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इसमें से अगर आप किसी एक को ही टैकल करते हैं और बाकी 3 को नहीं करते हैं, तो आप वहीं पहुंचेंगे। ओके, तो दिस इज समथिंग लाइक अ लिटमस टेस्ट फॉर फिल्टरिंग आउट रेस्पॉन्सेस। सो ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स की एक एफर्ट थी कि कॉमन मैन शुड बी इक्विप विद सर्टन फिल्टर्स। जब आपके सामने कोई प्रपोजल कोई दे जो विश्व को बचा सकता है, तो देयर हैज़ टू बी ए सिंपल फिल्टर लिटमस टेस्ट, जिससे आपको पता लगे कि ये एड्रेस कर पाने की पोटेंशियल है या नहीं। ओके, सो ये इकोनॉमिक लेंस क्या है? ये इकोनॉमिक लेंस बड़ा सिंपल है कि ग्लोबल इकोनॉमी आज की तारीख में 600 एक्सा जूल्स ऑफ एनर्जी, दिस इज आवर टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। हम ये जो भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये उसका आधार एनर्जी है, और ये एनर्जी को फॉसिल फ्यूल है, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कारण ये है क्योंकि इतना डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी और कोई नहीं। आप मान लीजिए कि एक गाड़ी के टैंक में जितना पेट्रोल होता है, वो जितना काम कर सकता है, उसका एक एनालॉजी ये है कि कोई एक इंसान दिन में 8 घंटे आपके लिए काम करे, तो 11 साल में वो जितना काम करेगा उतना जो है एक टंकी में पेट्रोल होता है। तो आज दुनिया की इकोनॉमी की जो चला रहा है, आप मान लीजिए 500 बिलियन, कितने 5,000 करोड़ लोग इनविजिबल एनर्जी स्लेव्स हमारे लिए काम कर रहे हैं। ऐसा सोचिए, लोग कितने हैं? सिर्फ 800 करोड़ है, लेकिन इनविजिबल एनर्जी स्लेव्स कितने हैं? 5,000 करोड़। तो जिस दिन ये फॉसिल फ्यूल महंगा हो जाए, खत्म नहीं होने वाला है, महंगा होगा, इतना महंगा होगा कि आप यूज नहीं कर पाओगे, तो आप सडनली ये 500 बिलियन एनर्जी स्लेव्स भी गायब होने वाले। उस हालत में जो है आप अपनी व्यवस्था कैसे चलाओगे? तो हम जो है इन शॉर्ट वी आर वल्नरेबल टू एनर्जी प्राइस, और जितना भी सस्ता एनर्जी अवेलेबल था वो सब हम यूज कर चुके। लो हैंगिंग फ्रूट खत्म हो चुका है। अब जो बचा है वो बहुत महंगा है और बहुत पोल्यूटिंग। तो एक पॉइंट के बाद जो है ये बहुत संकट, बहुत नज़दीक वाला संकट है, एनर्जी क्राइसिस वाला। तो जो श्रीलंका में हुआ वो शुरुआत हुई फाइनेंशियल क्राइसिस से, उसके बाद में एनर्जी क्राइसिस हुआ। दुनिया भर में यही होगा, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज का ये हालत होने वाला है। दूसरा आते हैं सिस्टमिक लेंस की तरफ आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या चीज़ होती है? सो बेसिकली जो है इसको समझाने का एक सिंपल तरीका है। तो सिविलाइजेशंस, सभ्यताएं इसके पहले भी हुई हैं। तो सभ्यता क्या होती है? जब छोटे छोटे जो विलेजेस होते हैं, सिंपल ऑटोनोमस विलेजेस, जब ये कंबाइन हो जाते हैं, बड़े महानगर बन जाते हैं और महानगरों के जो है सभ्यताएं बनती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि सिंपल से कोई सिंपल गांव जो है वो बड़ा महाशहर बन गया हो या बड़ी सभ्यता बन गई हो। कोलैप्स का मतलब इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। जब बड़े एम्पायर्स ब्रेक हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोलैप्स।
तो कोलैप्स का मतलब ये नहीं कि लोग मर जाते हैं, कोलैप्स का सिंपल का मतलब ये होता है कि वो सारी चीज़ें जो बड़े शहरों में आज मिलती हैं वो मिलना बंद हो जाए, तो आप वहाँ रह नहीं सकते, सिंपल। तो ये सभ्यताओं के साथ में लगातार होते आया है। ये पिछले 4000 सालों में जो है इतनी सारी सभ्यताएं आई हैं सिविलाइजेशन में, और कोलैप्स भी हो गई हैं। तो 236 ईयर्स एक एवरेज लाइफ स्पैन है किसी भी सिविलाइजेशन का। आप रोमन सिविलाइजेशन ले लीजिए, इजिप्शियन ले लीजिए, सभी कोलैप्स होते, मतलब ये नॉर्मल है, कोलैप्स होना बहुत ही नॉर्मल है। जैसे बर्थ एंड डेथ कॉमन है, ये भी बड़ा कॉमन सा चीज़ है। फ़र्क इतना है कि इसके पहले जो भी सिविलाइजेशन कोलैप्स हुई थी वो अलग अलग जगहों पर हुई थी, एक का दूसरे पर कोई असर नहीं हो रहा था, लोग यहाँ से वहाँ जा सकते थे कोलैप्स के बाद। हमारी सिविलाइजेशन, ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, एक सिंगल होमोजेनियस एंटिटी, तो जब जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे। हम जो है, हमारी बोगी सारी जो है एक दूसरे से बंधी हुई, ये यूनिक प्रॉब्लम है, इससे पहले ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई थी। सो दूसरों के साथ क्या होता है उससे हमें फ़र्क गिरने वाला है, और हमारे साथ जो होगा उससे उनको भी फ़र्क गिरेगा। जी 16 मिनट आपके हो गए। जी जी जी, ठीक है ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इंडिकेटर्स हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। ये सारी चीज़ें आज आपके समाज में हैं, तो ये है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जब ये चीज़ अपने आप बंद हो जाएंगी, इसको हम कहेंगे कोलैप्स। ये सारी सर्विसेज उपलब्ध नहीं रहेंगी, तो उसको हम कोलैप्स कहते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये समझ लीजिए कि दुनिया की पूरी जो इकोनॉमी है वो 6 कीस्टोन हब्स पर डिपेंडेंट है, और ये सारे कीस्टोन हब्स जो है किसी एक के गिरने पे सारे गिर जाती। तो मान लीजिए कहीं भी फाइनेंशियल मेल्टडाउन शुरू हो जाता है तो उसका इफेक्ट बाकी सारों पर होता है, और वो पूरी इकोनॉमी को नीचे ले जाती है। ये एक मिरेकल ही है कि हमारी इकोनॉमी जो है इतनी स्मूथली दुनिया में चल रही है, ये एक मिरेकल है। आप इसको जो है एक आईसीयू वार्ड के पेशेंट और एक नॉर्मल वार्ड के पेशेंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हम जो है निरंतर आईसीयू वार्ड में जी रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि ऐसा रहा जा सकता है फॉरएवर, ये संभव नहीं है। तीसरा है इकोलॉजिकल ओवरशूट। हमें समझना है कि हमारी इकोनॉमी जो है सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड है, डिपेंडेंट है, और पूरी सोसाइटी जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। ओके, तो प्लैनेट के साथ में कुछ भी होता है तो सोसाइटी और इकोनॉमी उससे अनअफेक्टेड नहीं हो सकती, लेकिन हमारी सारी पॉलिसी जो है इसके विपरीत चल रही है। वो अज्यूम कर रही है कि एनवायरनमेंट फैक्टर ही नहीं है। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं प्लैनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क। तो दुनिया में इसमें देखिए आप टॉप राइट में क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ है। तो बेसिकली जैसे ह्यूमन हेल्थ के वाइटल स्टैट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, बीपी हो गया, पल्स हो गया, वैसे ही प्लैनेट के जो है 9 सिम्टम्स हैं, ये 9 पैरामीटर्स है जो प्लैनेट के हेल्थ को इंडिकेट करती है। तो हमारी इकोनॉमी जब ऑपरेट करती है तो ये प्लैनेटरी बाउंड्रीज जो है ओवरशूट होते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, जो इनर वाला सर्कल है ग्रीन वाला, वो है सेफ स्पेस। फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, फॉर लैक्स ऑफ ईयर्स वी वर विद इन दैट ग्रीन बाउंड्री। बट पिछले 100-150 सालों में आप देखेंगे कि 9 में से हम 4 या 5 पैरामीटर्स एक्सीड कर चुके हैं। उसमें से क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक है। आप देखिए टॉप में जो है वो है स्पीशीज एक्सटिंक्शन का पैरामीटर है। वी आर लूजिंग और वी आर स्पीशीज आर गोइंग एक्सटिंक्ट एट द रेट ऑफ एनी मास एक्सटिंक्शन इवेंट। ओके, उसके साथ में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का लेवल्स भी देखिए कितना बढ़ गया। उस हिसाब से जो है क्लाइमेट चेंज इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दी ओनली फैक्टर। तो ऐसा क्यों है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हर कोई बातें कर रहा है? कारण यह है कि क्लाइमेट चेंज को आप कमोडिटाइज कर सकते हो, उसका जो है रेवेन्यू मॉडल बना सकते हो। डिफॉरेस्टेशन का आप क्या करोगे, सॉइल का आप क्या करोगे, फ्रेश वाटर का आप क्या करोगे? दैट इज वाई वी डोंट टॉक अबाउट इट। बट आप सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे काम करो, बाकी पे ना करो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। 1960s में, आई एम श्योर सम ऑफ यू वर बोर्न एट दैट टाइम, हमारा जो ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ह्यूमन बींग्स का, वो प्लैनेट की बायो कैपेसिटी के अंदर गिरता था। मतलब साल में जितना प्लैनेट प्रोड्यूस करती थी, हम उसी साल में उसको कंज्यूम करते थे। आज फास्ट फॉरवर्ड 60 ईयर्स, वी हैव ओवरशूट प्लैनेट्स कैपेसिटी बाय 60 to 70%। मतलब हम ओवरशूट करने नहीं वाले हैं, हम ओवरशूट में ही। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, किसी को हार्ट अटैक आने से कई साल पहले ब्लॉकेजेस बनने शुरू होते हैं, वो ब्लॉकेजेस ओवरशूट हैं।
वो हो सकता है 20 साल कुछ सिम्टम ही ना दे, लेकिन फिर अचानक से पहला स्ट्रोक होता है। ओवरशूट भी ऐसे ही काम करता है। इकोनॉमी बहुत जो है इकोलॉजी को अफेक्ट करती है, इकोलॉजी उसको एब्जॉर्ब करती है। इसमें 50 से 60 साल का एक लैग होता है, सिग्नलिंग लैग होता है। उसके बाद फिर इकोलॉजी भी जो है सिग्नल देना शुरू करती है, फिर इकोनॉमी जो है सस्टेन नहीं कर पाती। ओके, सो ये जो है इसके पहले 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं। अब हम छठे मास एक्सटिंक्शन में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, ये कोई नई बात इसमें नहीं है। तो हम जो है एक जियोलॉजिकल फोर्स में 800 करोड़ लोग जो है मिलकर एक जियोलॉजिकल फोर्स के रूप में उभर चुके हैं। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, बिकॉज हमारा रोल जो था एज अ ट्रस्टी था ऑफ द प्लैनेट, बट दिस इज व्हाट वी हैव डन कलेक्टिवली। ओके, बाय द वे मैं ये जो बात कह रहा हूँ सोसाइटल कोलैप्स प्रेडिक्टेड अलोंग 2040-2050, इसके बारे में जो है 1972 में ये रिपोर्ट आ चुका था, लिमिट्स टू ग्रोथ, वन ऑफ द मोस्ट साइटेड वर्क्स एवर। तो इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि अगर हम इसी धारा पे आगे चलेंगे तो सिविलाइजेशन या कब कोलैप्स होना शुरू करेगी। तो उनका प्रेडिक्शन था 2040-2050 के बीच में जो है ये होना शुरू होगा। रीसेंट रिसर्च इसी मॉडल के ऊपर ये कहता है कि हम डेटा इज सपोर्टिंग द ट्रेजेक्ट्री, मतलब हम बिल्कुल जो है प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रहे हैं। और आखिरी है, इस पे मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे जो है इतने हाईटेक और इतने फास्ट डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज हैं, समाज उसको कंट्रोल करे उससे कई गुना वो आगे है। और इनकी कैपेसिटी है कि वो यूनिलैटरली जो है ह्यूमन बींग्स के लिए या पूरे प्लैनेट के लिए खतरा बन जाए। ये हमारे कंट्रोल के बाहर, हमारी समझ के बाहर, इतनी तेजी से ये बढ़ रहा है। तो ये चौथा डायमेंशन है। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो मैंने सस्टेनेबिलिटी का जो है एक पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है। दिस कुड बी अ पैरामीटर टू जज वेदर समथिंग कुड बी सस्टेनेबल। वैसे और सारे डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन मेरी फ्रेमिंग के हिसाब से मैंने एक पैरामीटर डिसाइड किया है कि ऐसा हो सकता है सस्टेनेबल एफर्ट। सबसे पहले जो है ग्लोबल क्राइसिस इज इक्वल टू अनसस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है और मटेरियल फुटप्रिंट है, ये टोटल अगर आप मिला ले तो जितना होना चाहिए उससे कम से कम 70 से 80% ज़्यादा है। दूसरा, एनर्जी कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ओके, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जैसा ही एनर्जी कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे हम जो है क्राइसिस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। हम जितना हाईटेक सिस्टम्स यूज़ करेंगे और हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन जितनी लंबी होगी, दूर दूर से सब सामान इंपोर्ट करने वाली जो इकोनॉमी है, वो हमको जो है अनसस्टेनेबिलिटी की ओर धक्का देती है। और लास्ट में जितना हम एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को अनकंट्रोल तरीके से प्रोलिफरेट करने देंगे, उतना ही जो है हम संकट मोल लेंगे। सो इन शॉर्ट इसका एग्जैक्टली जो ऑपोजिट है वो सस्टेनेबिलिटी है। तो अगर हम कोई भी सस्टेनेबल रिस्पॉन्स चाहते हैं तो उसका जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है बहुत लो होगा, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं, मतलब लो टेक होगा, लोकल इकोनॉमीज होंगे, और जो है फॉसिल फ्यूल से हम धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। और लास्ट में एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज का कोई फ्यूचर इसमें मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ओके, 1 सेकेंड, मैं लास्ट में आ रहा हूँ। सो जैसा मैंने कहा कि कुल मिलाकर दुनिया में आजकल जितने भी लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, उसको मैंने तीन एरियाज में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच और दूसरा है वीक सस्टेनेबल अप्रोच। तो दुनिया में 95-99% जो है आज जहाँ पर एनर्जी लग रही है, सोसाइटी पैसा निवेश कर रही है, सरकारें जहाँ मेहनत कर रही हैं, वो सारी पहले दो में आ जाती। वो क्या कह रही है कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन नॉन नेगोशिएबल है, इसके बारे में तो डिस्कशन नहीं होगा, किसी तरह से हम जो है टेक्नोलॉजी और मार्केट की बदौलत हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो आप देखेंगे टॉप राइट में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्रीन ग्रोथ, सर्कुलर इकोनॉमी, जितना भी आपने सुना होगा इन द नेम ऑफ ग्रीन, इसमें से किसी के पास पोटेंशियल नहीं है कि वो ग्लोबल क्राइसिस को अवॉइड कर सके। तो बचता है फिर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। ये हो सकता है कि फिर वो कौन से एफर्ट्स हैं जिनमें पोटेंशियल है कि हमें एक ये क्राइसिस अवॉइड ना कर पाए, लेकिन कम से कम इसका एक भविष्य हो सकता है।
तो वो लास्ट में है। कॉमन्स मतलब कम्युनिटी बेस्ड लोकलाइजेशन हैज़ अ फ्यूचर। मतलब जो हम कह रहे हैं कि भाई जो है विलेज या गांव के आधार पर ही, तो अल्टीमेटली जो है उसी लेवल पे सभी कुछ जाके रुकने वाला है। तो हमारे हाथ में अभी है कि हम तय करें कि इस सिचुएशन में हम अकस्मात पहुंचना चाहते हैं या हम जो है बची कुची ऊर्जा को जो है ऐसे लगाए कि समय आने पर हम तैयार रहेंगे। अभी फिलहाल BAU और वीक बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, सीधे अभी कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई रोकता नहीं है कि हम स्ट्रांग सस्टेनेबल फ्यूचर या उस तरह के एफर्ट्स को आज से ही सपोर्ट करना शुरू क्यों ना कर सके। तो मैं प्रेजेंटेशन अभी फिलहाल यहीं रोक रहा हूँ, थोड़ी सी बात आगे और है लेकिन वो हो सकता है हम फिर कभी ले लें। थैंक यू। Thank you.